नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता और आज हम बात करेंगे मिस्टर जतिन से जो हमारे पास एलर्जी अस्थमा के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो जतिन, आपको क्या प्रॉब्लम थी जब आप हमारे पास आए? मेरे को अस्थमा था काफ़ी, मतलब, और जैसा हमने उस टाइम पे जो स्टडी की थी तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉनिक था। तो एलर्जी बहुत तेज़ थी उस टाइम पे और मेरे सीने में वीजिंग थी और मैं जब सांस लेता था तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। और उसके साथ साथ में सर जैसे क्या था कि ये तो था ही, अगर मैं सोता था तो सोने के बाद जब मैं सुबह उठता था तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरी कभी नींद ही पूरी नहीं हुई है। तो मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान रहती थी और मैं पूरे दिन बहुत लेजी फील करता था, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता था। तो जो जैसे रात को आपकी नींद पूरी नहीं होती थी, इसका असर आपकी डे टाइम की एक्टिविटी पे भी होता था, एनर्जी लेवल आपका कम होता था? सर काफ़ी कम होता था, मतलब बहुत ज़्यादा हिंडर होती थी चीज़ें। मेरे को काफ़ी जैसे 2-3 बार ब्रेक लेना पड़ता था चीज़ों के बीच में। जतिन, आपने इलाज तो पहले भी लिया होगा इन समस्याओं के लिए? जी सर मैंने पहले भी इलाज लिया था। एक्चुअली मैं पहले जयपुर ही रहता था, जयपुर से हूँ मैं, और मेरा कॉलेज जो था वो पंजाब में था, LPU में मैं स्टूडेंट था। तो पहले मैंने सर एक बार, मेरे को डॉक्टर का तो नाम अच्छे से ध्यान नहीं है, पर मैंने हमारे मानसरोवर से ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद में सर फिर मैंने LPU से भी ट्रीटमेंट लिया था। तो सर मुझे एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो लगा वो ये था कि पहले जो डॉक्टर्स थे वो बोलते थे कि ये अगर आपके जेनेटिकली है ये तो फिर ये क्योरेबल नहीं है। और सर वही मैं आपसे जब मिला तो आपने मुझे कहा कि दिस इज 100% क्योरेबल। तो ये सर सबसे बड़ा डिफरेंस था कि मतलब मैं पहले जब उनके पास जाता था तो मुझे लगता था कि अरे यार ये ऐसी क्या बीमारी हो गई मेरे, और वो भी घर से आई हुई कि मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, कुछ उसका हो नहीं सकता। उसी पर सर आपने बोला तो फिर उससे एक होप आई। और बाकी डिफरेंस सर ये था कि वो लोग क्या करते थे कि एज अ डॉक्टर सर वो मेरे को दवाई काफी अच्छे से बताते थे और वो मुझे परहेज में थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बताते थे। बाकी सर जब आपसे जब मैंने डिस्कस किया तो आपने मुझे एक पूरा बताया कि अस्थमा इज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से होता है। गंदी लाइफस्टाइल की वजह से मे बी आप लेट खाना खा रहे हो, फिर उसके बाद में आप उसी के साथ में सो जा रहे हो, आप वॉक नहीं करते, आप एक ही जगह पे रहते हो, आप प्राणायाम नहीं करते। प्राणायाम ऐसा नहीं करने के वाले कि नहीं होगा, पर आपकी क्योंकि पहले से कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो फिर आपको वो लंग्स की कैपेसिटी कहीं ना कहीं से बढ़ानी पड़ेगी। तो सर ये एक बिल्कुल अलग चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस की और फिर उसके अनुसार मैंने काफ़ी उस पर काम भी किया। तो मेरे को उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क लगा भी, बहुत ज़्यादा फर्क लगा। जनरली पहले मैं क्या करता था कि जब भी डॉक्टर के पास जाता था तो मेडिकेशन चेंज करते थे हमेशा, और मेरे को 15 दिन उसका रिजल्ट रहता था। 15 दिन तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन 15 दिन बाद में मुझे उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता था। जतिन, आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट लाया कि जब पहले आप डॉक्टर्स को दिखाते थे तो आपको थोड़े दिन आराम रहता था, और क्योंकि वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे। तो अगर हम देखें तो एलोपैथी में जो अस्थमा का इलाज है वो परमानेंट नहीं है। अगर किसी को एलर्जी है और उसकी एलर्जी पकड़ में आ जाती है तब हम एलर्जन इम्यूनोथेरेपी दे के उसका परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन बाकी के लगभग 40 से 50% मरीज जिनको एलर्जी पकड़ में नहीं आती है उनका एलोपैथी में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और यहीं पे जो हमारा ट्रीटमेंट का स्टाइल है, जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, जहाँ पे हम जो हमारी ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, नेचुरोपैथी है, जो डाइट के इंस्ट्रक्शंस है, और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसमें एक्सरसाइज हम करते हैं और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, इन सभी का एक इंटीग्रेशन करके जो पैकेज से हम पेशेंट को समझाते हैं, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मुझे लगता है कि आपको भी इसका फर्क पड़ा होगा। तो आपको क्या लगता है कि इनमें कौन सी चीज़ थी जो आपको सबसे अलग से क्लिक करी? सर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें थी। जैसे आपने मुझे बताया था कि एक तो फूड पे आप काफ़ी अच्छा फोकस करिए, और बाकी फिर लाइफस्टाइल में ऐसा है कि आपको जैसे योगा वगैरह और ये सारी चीज़ें ठीक है इनका, लेकिन एक ऐसा मत करना कि इनके चक्कर में बाकी चीज़ें भी छोड़ दो। ये चीज़ें भी करो और इनको एक स्टार्टिंग कर लो। अगर तुमको नहीं हो रहा है तो एक छोटे से पैमाने से शुरू करो और वहाँ से फिर उसको अच्छे से करो। तो सर जैसे प्राणायाम था तो प्राणायाम मेरे को हर चीज़ से एक अलग बेनिफिट मिला। प्राणायाम था तो प्राणायाम से मुझे बेनिफिट मिला कि जो मेरे लंग्स की कैपेसिटी थी और जो वीजिंग थी वो मेरी काफ़ी कम हो गई। बाकी सर जैसे आपने मेरे को खाने के लिए बताया था, जो खाने के लिए चेंजेस बताए थे कि हमको सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, तो सर उससे मुझे एक बेनिफिट ये मिला कि मुझे जो स्लीप थी, अब मुझे ये डायरेक्टली नहीं पता कि उसकी वजह से ही था कि नहीं था, पर मेरी स्लीप की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी बेटर हुई थी उसकी वजह से। और जो मुझे सुबह जैसे मैं उठता था पहले तो मुझे कफ रहता था बहुत ज़्यादा, तो मुझे वो प्रॉब्लम कम हो गई उसकी वजह से काफ़ी। जतिन, आपने डाइट के बारे में 2 बहुत ही अच्छी चीज़ें उठाई। पहली चीज़ तो ये थी कि जो डाइट के इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसका काफ़ी असर पड़ता है, और वो इसलिए है कि कुछ लोग जिनकी डाइट हेल्दी नहीं है उनकी डाइट इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है, यानी कि वो डाइट अस्थमा के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। अस्थमा के कारण जो हमारी सांस की नलियों में सूजन होता है उसको बढ़ाती है। तो अगर हम डाइट पे फोकस करते हैं और इन्फ्लेमेटरी डाइट को कम कर देते हैं, यानी कि हम मीठा कम कर देते हैं और ट्रांस फैट्स हम कम कर देते हैं, तो उससे काफ़ी हमें इन्फ्लेमेशन कम होता है। बिना दवाइयों के भी काफ़ी कुछ आपको कंट्रोल बीमारी से मिल जाता है। जी सर। एक और जो दूसरी चीज़ आपने बताई है कि शाम को जल्दी अगर हम खाना खाते हैं तो जो हमारा डिनर टाइम और बेड टाइम का इंटरवल है
वो कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। और ये बिल्कुल सिंपल फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का मतलब हमारी नेचर के साथ बॉडी की रिदम है कि अगर सोते वक्त हमारा पेट बिल्कुल खाली होगा, पेट मतलब स्टोमक जिसको हम बोलते हैं, जहाँ खाने के तुरंत बाद आहार नाल से हमारा खाना जाके फर्स्ट जो प्रोसेसिंग फूड की होती है, जो डाइजेशन होता है, वो है, इसको खाली होने में 2 से 4 घंटे का टाइम चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का हम खाना खा रहे हैं। और ब्रीदिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि प्राणायाम है, तो 4 प्रकार के प्राणायाम है जो कि एलर्जी की, जुकाम, साइनस और अस्थमा में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसमें अगर बात करें अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये दोनों आपको पता ही है कि साइनस और नाक के लिए काफ़ी काम करता है। और अगर हम बात करें कपालभाति एवं ओमकार, ये दोनों चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आपने भी इनका अनुभव किया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी कर रहे होंगे ये। जी सर, मैं एक्सरसाइज अभी भी डेली रख रहा हूँ। कभी कभार जैसे मैं ऑन द मूव रहता हूँ तो फिर वो स्किप हो जाती है, पर मैं ये ट्राई करता हूँ जैसे, और सर जैसे आपने बताया वो एम्प्टी पेट कर हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि अगर जैसे नहीं हो पाता तो फिर शाम को खाने से थोड़े टाइम पहले फिर मैं उसको एक बार ट्राई करके कर लूँ। पर काफ़ी बार होता है कि सर आजकल जो बिजी लाइफ से तो फिर इतना नहीं हो पाता, बट डेफिनेटली सर उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। योगा से तो मेरे को लगा था कि बस बातें होती है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर लिटरली सर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था इस चीज़ से। इसी तरह से जैसे आपने बताया कि योगा में जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं ट्रेडिशनल, उसमें जल नीति एक करी जाती है एलर्जी के जुकाम के लिए। उसी तरह से मॉडर्न मेडिसिन में हम नेजो वॉश करवाते हैं जिसमें नॉर्मल सलाइन के इस्तेमाल से। तो क्या आपने भी नेजो वॉश का इस्तेमाल किया है अपने जुकाम के लिए? जी सर, जी सर, मेरे को एक्चुअली बीच में हो गया था काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा जगह पर मैंने ट्रैवल किया था। उस टाइम पे चेंजिंग एनवायरनमेंट था, अराउंड जनवरी फरवरी का टाइम था, और मैंने कॉन्स्टेंटली 2-3 बार गुजरात ट्रैवल किया था। तो काफ़ी अचानक से, पहले से सर बहुत सेंसिटिव होती है सारी चीज़ें एक अस्थमा के पेशेंट में, तो उधर मेरा क्या है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, एक बार के लिए, एक हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट एग्रीवेट हो गया था। तो मैंने उस टाइम पे जब आपको दिखाया तो आपने मुझे रिकमेंड किया था। फिर उससे मेरा 2 से 3 दिन में जो मेरा जैसे मेरी बहुत ज़्यादा वाटरी नोज थी और जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई थी, तो सर उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मेरे वो चीज़ कंट्रोल में आ गई सर। तो जैसे जो आपके चेस्ट के और जुकाम के जो सिम्टम थे, इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपके बिहेवियर में, आपके स्वभाव में, आपको इन जनरल आपकी वेलबींग में कुछ फ़र्क पड़ा है इस ट्रीटमेंट से? जैसे स्वभाव का चिड़चिड़ापन या थोड़ा सुकून महसूस होना? सर जैसे पहले क्या था कि मैं बहुत ही ज़्यादा कि ए से पॉइंट बी तक जाना, तो फिर बस ए से बी तक का ही ध्यान रहता था, मतलब कि प्रोसेस और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं जाता था, कि बस उसी चीज़ की वो लगी रहती थी कि ये काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। अब साथ साथ में क्या हो रहा है कि थोड़ा मतलब पता नहीं कैसे ये चेस्ट हल्का हुआ है, तो इससे थोड़ा माइंड भी हल्का हुआ है कि अब मैं उन चीज़ों के बारे में सोच पाता हूँ थोड़ा ज़्यादा, मतलब पहले के मुकाबले एक्टिव रह पाता हूँ ज़्यादातर चीज़ों में। इरिटेशन सर ऐसा था कि मैं कंट्रोल तो कर लेता था, पर इरिटेशन मुझे अंदर से फील होती थी, वो थोड़ी ज़रूर कम हुई है। तो जतिन, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ ट्रीटमेंट लेने का, तो आप बाकी लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस संदर्भ में? सर मैं सब लोगों को सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करें, और सर ट्रीटमेंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप जयपुर एलर्जी एंड अस्थमा सॉल्यूशंस को विजिट करें 6 सेक्टर प्रताप नगर में, क्योंकि जो सर है और सर की टीम है उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है। उन्होंने मुझे लाइफस्टाइल के बारे में एक पूरा इन्फॉर्म किया है, मेडिसिन के बारे में अच्छे से इन्फॉर्म किया है, और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो लगी, जैसे बाकी डॉक्टर्स ने मुझे सिर्फ मेडिसिन पकड़ा के दे दी थी कि आप इन्हें ले लीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जैसे सर की टीम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी नेजल स्प्रे है तो नेजल स्प्रे को किस तरीके से लेना है, किस ओरिएंटेशन में उसको लेना है, अगर आपका जो इनहेलर है तो इनहेलर को किस तरीके से लेना है, और उसके ड्यूरेशंस भी थे कि कितने टाइम में उसे कम कर दे। तो सर डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है आपके साथ, और मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरे दोस्तों को और सर जो मे बी आपके वीडियो देखते हैं कि वो भी आपको विजिट करें और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा उठाए सर। थैंक यू जतिन। तो यहाँ आपने डिवाइस की जो ट्रेनिंग की बात करी तो वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी इनहेलर या नाक का स्प्रे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी टेक्निक प्रॉपर नहीं है तो वो आप काम ही नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ काफ़ी फोकस करते हैं अपने मरीजों के लिए कि वो डिवाइस, उनकी ट्रेनिंग है वो प्रॉपर हो, जिससे कि उनको पूरी दवाई का पूरा फ़ायदा मिले और वो इस्तेमाल कर पाए सही ढंग से। ओके, थैंक यू जतिन। थैंक यू सर, थैंक यू सर।